Hello dear students, welcome back to Career Planet. We are studying our chapter solution. So in our previous classes, we have discussed about methods to express concentration. How can we express the concentration? By weight by volume and weight by weight. And we have done so many numericals on the basis of concentration expression. So students, today we are going to discuss solubility. Now what is solubility? Solubility of solid, solubility of gas, and factors affecting to solubility of solid and solubility of gas. Both are soluble in liquid. ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं solubility. अब बच्चों, अगर मैं पहले solubility of solid की बात करूँ, so what is solubility of solid? Solid की solubility से आप क्या समझे? तो हम कहेंगे भाई कोई solid को dissolve करना है. अब मान लो कि मैंने क्लास में 4 स्टूडेंट्स ले ली, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, क्योंकि अगर चारों बच्चे सॉल्यूशन बनाना चाहेंगे और टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी अलग अलग आएगी. तो मैं कह रही हूँ आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये पर्टिकुलर सॉल्ट ले लो और मुझे सॉल्युबिलिटी बता दो. तो सॉल्युबिलिटी कैसे बताओगे? सबको एक जैसा ना, मतलब लिक्विड दिया है, मान लो सबको वाटर दे दिया, टेम्परेचर सेम दिया, क्योंकि बच्चों एक बच्चा ठंडे पानी में घोलेगा, एक गर्म पानी में घोलेगा, तो आंसर डिफरेंट आना ही है, आपको पता ही है. तो हम कहेंगे हाँ चलो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो. नाउ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो हम कहेंगे कि भाई आप क्या करो, सबसे पहले वाटर का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दो, ठीक है, क्योंकि मान लो किसी ने कम पानी लिया, किसी ने ज़्यादा पानी लिया, किसी ने बहुत ज़्यादा ले लिया, तो सॉल्युबिलिटी तो चेंज आ जाएगी. तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखो, सॉल्वेंट का अमाउंट जिसमें तुम कोई चीज़ डिज़ोल्व करना चाहते हो, घोलना चाहते हो, उसका अमाउंट भी कांस्टेंट रखो. मतलब 100 ग्राम पानी ले लो, ठीक है, तो भाई 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया. अब हम कहेंगे कि आपको जो भी सब्सटेंस दिया है, भाई इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ, उसकी सॉल्युबिलिटी बताओ, तो उस सब्सटेंस को तब तक घोलो जब तक कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता, मतलब वो घुलना बंद ना हो जाए, तब तक तुम डिजोल्व करते चलो करते चलो करते चलो. तो मैं कह दूँ कि भाई मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना घोल सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड किसके अंदर होना चाहिए? तो हम कहेंगे 100 ग्राम सॉल्वेंट. 100 ग्राम पानी लिया था तो 100 ग्राम सॉल्वेंट, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो वो है बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर. तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है बच्चों वो यही तो है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डिस्कस करना है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड. सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करना है. तो हम कहेंगे ओके. अब क्या करें बच्चों? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड. तो आप बताएंगे मैक्सिमम अमाउंट. ओके, मैक्सिमम अमाउंट किसका? तो हम कहेंगे सॉलिड का. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट of a solid substance that can be dissolved, in 100 grams of a solvent, 100 grams of solvent at constant temperature. ठीक है, तो भाई आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, किसकी? तो हम कहेंगे एक सॉलिड को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो बच्चों एक सॉलिड सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट जिसे आपको 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस अमाउंट को क्या कह देंगे? तो हम कहेंगे वो अमाउंट जो है इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है. अब भाई आपको लगेगा कि मैडम 1 लीटर क्यों नहीं लिया आपने, तो 100 ग्राम ले लिया. तो जो आपका पास वेट है वो मैंने आपको कहा था बैटर है. वेट बाय वेट यूनिट्स हमेशा मैटर होती है एज कंपेयर टू वेट बाय वॉल्यूम. क्यों? तो हम कहेंगे प्रॉब्लम क्या है कि भाई लिक्विड का वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करता है. तो भाई आज आपका जो आंसर आया हो सकता है कल ना आए, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करेगा तो वॉल्यूम वेरी करेगा, सॉल्युबिलिटी वेरी कर जाएगी, ठीक है. तो हम कहेंगे इसलिए हम 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लेते हैं. टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, तो बच्चों टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है ऑलरेडी, ठीक है. अब
फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी, तो भाई कैसे डिपेंड करेगी, तो हम कहेंगे ना किसको घोल रहे हो, किसके अंदर घोल रहे हो। भाई अगर ग्लूकोज को वाटर में घोलना है तो मुझे क्या सोचना है, घुल जाएगा। सॉल्ट को घोलना है NaCl तो घुल जाएगा, लेकिन AgCl तो हमें पता है AgCl तो स्पेरिंगली सॉल्यूबल है ना, वो तो वाइट PPT बना लेगा। तो डिपेंड करता है ना क्या घोलना चाहते हो, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट, किस में घोलना चाहते हो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं बच्चों। तो पहला फैक्टर आपके पास है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब तो हम कहेंगे कि भाई NaCl ले लो, KCl ले लो, ये तो फटाफट पानी में घुल जाते, कोई एक्सक्यूज ही नहीं। ग्लूकोज है तो पानी में घुल जाते, लेकिन बेंजीन में तो नहीं घुलता, है ना। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी जो है वो हमेशा एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, गैस में भी लगेगा सेम रूल, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फॉलोज द क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। अब क्या कहना चाहते हो भाई लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, तो बच्चों मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पास पोलर सॉल्यूट है, पोलर मतलब प्लस और माइनस, ठीक है, जिसमें बस डाइपोल मोमेंट होना चाहिए कुछ, तो पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वो चीज़ घुल जाएगी, मोस्टली ऐसा होता है, तो हम कहेंगे सॉल्यूबल। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुल जाएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्या बोले, पोलैरिटी नहीं है उसके अंदर, तो नॉन पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तब भी घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कि भाई एक तो पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो गड़बड़ है बच्चों। तो सॉलिड की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, है ना। मतलब तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप क्या करो, NaCl ले लो, तो आप कहोगे NaCl तो आयोनिक कंपाउंड है ना, तो NaCl आयनिक कंपाउंड है तो वो तो वाटर सॉल्यूबल हो गई, तो बिल्कुल होगा भाई। क्यों, तो हम कहेंगे देखो नमक पन्नी में डालते ही घुल जाएगा ना, क्योंकि Na+ कैटायन है, वाटर का माइनस वाला हिस्सा उसको चारों ओर से घेर लेगा, और Cl- एनायन है तो वाटर का प्लस वाला हिस्सा उसको चारों ओर से घेर लेगा। मतलब कि जब हम एक आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में टूट रहा है, ठीक है। अब बच्चों इस प्लस के चारों तरफ तो हम कहेंगे माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस के चारों तरफ तो माइनस आ गया, और माइनस के चारों तरफ तो हम कहेंगे प्लस आ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये आयंस तो अलग हुए और अलग होने की वजह है कि इनको इंट्रैक्शन तो मिल रहा है। भाई पहले भी तो आयंस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन अगर अलग हुए तब भी तो इनको क्या मिल रहा है ना, इनको अट्रैक्शन मिल रहा है। कौन सा, तो हम कहेंगे आयन और ये डाइपोल है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जब आयोनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में घोलते हैं तो कौन सा इंट्रैक्शन होता है, तो हम कहेंगे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है भाई। तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, घुल जाएगा ना, कहाँ तकलीफ है। प्लस चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल, माइनस फिर चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल, तो भाई घुल के बनेगा, तो दिस विल बी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो हम कहेंगे ओके, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है तो सॉल्यूबल, तो हमने लिखा ये भी पोलर पोलर सॉल्यूबल, ठीक है, तो हम कहेंगे ओके। अभी नॉन पोलर, तो बच्चों नॉन पोलर मान लो, ले लो नैफ्थेलीन, इसका एग्जाम्पल ले लेते। तो नैफ्थेलीन, तो भाई नैफ्थेलीन नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो पानी में नहीं घुलेगा, कोई बात नहीं। बेंजीन तो आप देखेंगे घुल जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक का कॉन्सेप्ट ठीक है।
पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुल जाएगा। एक पोलर एक नॉन पोलर तो हम कहेंगे नहीं घुलेगा। नैफ्थलीन ले लो, पानी ले लो, तो नैफ्थलीन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है तो इनसॉल्युबल। सेम वाले घुल जाएंगे। आपने लिखा ना लाइट डिजॉल्व्स इन लाइट, पोलर पोलर घुल जाते हैं, नॉन पोलर घुल जाते हैं। एक पोलर ले लिया और दूसरा नॉन पोलर ले लिया तो फिर तो नहीं घुलना है, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है। अब ये ऐसा क्यों होता है तो देखो थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ बच्चों कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो जब हम क्या करते हैं किसी आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, या पोलर सॉल्वेंट में मैं वाटर ही ले लेती हूँ, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बच्चों दो तरह की एनर्जी काम करती है। जैसे मैं सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल लूँ तो तुम कहोगे भाई है ना Na+ और Cl-, यहाँ पे भी तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आयनिक कंपाउंड है तो ये अट्रैक्शन बता रही हूँ, है ना, अट्रैक्शन है, तो हम कहेंगे हाँ है। और जब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो भी इसको घेर लेता है, तब भी अट्रैक्शन है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये भी चीज़ सही है, यहाँ पे भी है अट्रैक्शन, तो ये प्लस और ये माइनस, सॉरी, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि आयंस को बांधने वाली एनर्जी है लैटिस एंथैल्पी। वो एनर्जी जो आयंस को जोड़ के रखती, प्लस और माइनस को बांध के रखना है, अलग नहीं होने देना है। तो भाई प्लस और माइनस क्या है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल में आयंस को बांध के रखना है ना, वो एनर्जी है लैटिस एंथैल्पी, दोनों के बीच में अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी। और अगर घुल गया तो मान लो पानी में घुल गया तो एनर्जी है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो भाई लैटिस मतलब ये जुड़े हुए रहेंगे, हाइड्रेशन मतलब अलग हो जाएंगे, तो जुड़े हुए रहेंगे मतलब घुला ही नहीं, और हाइड्रेशन ज़्यादा है तो पानी में आ जाएंगे मतलब सॉल्युबल। तो हम कहेंगे भाई दो तरह की एनर्जी जो है वो मोस्टली काम करती है। जब भी किसी आयोनिक कंपाउंड को क्या करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो तुम कहोगे दो एनर्जी काम करेगी, कौन कौन सी, तो हम बताएंगे भाई एक तो होता है लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, तो भाई एक तो हो गया लैटिस एंथैल्पी, मतलब लैटिस को बांध के रखना, आयंस को आपस में जोड़ के रखना। और दूसरा क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे भाई वाटर लिया है ना सॉल्वेंट, तो हाइड्रेशन बोल दो, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो भाई आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन वाटर, टू काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर, लैटिस और हाइड्रेशन। अब बच्चों मैं कह रही हूँ कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, लैटिस एंथैल्पी कम है ना, केस 1 कर देते हैं भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, लैटिस कम है। हाइड्रेशन मतलब पानी में घुलने पे रिलीज एनर्जी, तो पानी में घुल भी रहा है, एनर्जी छोड़ भी रहा है, तो हम कहेंगे बढ़िया, है ना। केमिस्ट्री का तो कॉन्सेप्ट ही है कि अगर एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस हो जाएगा, सिस्टम स्टेबिलिटी अटेन करता है। तो हम कह रहे हैं अगर पानी में घुल रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, दैट मीन्स सॉल्युबल। फिर तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ये सिचुएशन किसको बता रही है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए भी एक कंपाउंड X की लैटिस एंथैल्पी जो है वो 100 किलो जूल पर मोल है और हाइड्रेशन एंथैल्पी 120 किलो जूल पर मोल, तो तुम कहते ना भैया 100 तो लैटिस को खोलने के काम आ जाएगी, बाकी जब वो घुलेगा तो 20 किलो जूल क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ओवरकम। भाई लैटिस तो चाहिए ना, आयंस को बांधने वाली एनर्जी थी, ठीक है। अब मैं अलग करना चाहती हूँ तो वो तो मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो बैलेंस हो जाएगा ना भाई, 100 रुपये में हमने माल खरीदा, 120 में बेच दिया, तो प्रॉफिट तो 20 का ही हुआ ना, पूरा 120 थोड़ा ना हुआ, क्लियर। तो लैटिस उनको बांध के रख रही है, तो आपको तो ये देनी पड़ेगी ताकि लैटिस खुल जाए, आयंस अलग हो जाए। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, खर्चा तो 100 का है, मिल तो 120 रहा है, तो घुल जाएगा। तो बस ये बात लिखनी है थोड़ा सा दिमाग लगा के कि भाई लैटिस एंथैल्पी कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो चलो घुल गया, सॉल्युबल, ओके, कोई टेंशन नहीं। अब मैं तुमसे कहूँ कि भाई केस 2 पे आओ, तो केस 2 पे आ जाते हैं। अब बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि नहीं लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो बच्चों लैटिस मतलब लैटिस को बांध के रखने वाली, प्लस और माइनस को जोड़ के रखने वाली,
तो हम कह रहे हैं कि भाई इनके घर में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, इनको बांध के रखने वाला जो सिस्टम है, उसकी एनर्जी मान लो 150 है, 150 किलो जूल पर मोल। और अगर वो घर से अलग होकर पानी में आता है तो एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल रही। तो मैं कह रही भाई खर्चा तो 150 का है, और अगर मैं अलग कर भी दूं तो मुझे तो 100 ही मिल रहा है, तो 50 तो सिस्टम का लग रहा है। तो फिर ऐसी चीज़ अपने आप तो नहीं घुलेगी। तो बस आपको ये लिखना है कि भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नहीं है, तो फिर कुछ सोचो ही मत, फिर आप लिख दो भाई इनसॉल्यूबल, नहीं घुलना है इसको। ठीक है, तो भाई लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा तो नहीं घुलेगा, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा तो हम कहेंगे घुल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई चलो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों कि पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर तो नॉन पोलर में घुलेगा। ठीक है, और लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी तो है। तो हम कहेंगे नैफ्थलीन बेंजीन में क्यों घुलता है? तो भाई नैफ्थलीन क्या, नैफ्थलीन नॉन पोलर है। ठीक है भाई, नैफ्थलीन नॉन पोलर है, और बेंजीन तो ये भी नॉन पोलर है, तो घुल जाएगा। और एग्जाम्पल तो हम कहेंगे आयोडीन CCl4 में घुल जाएगा, ब्रोमीन CCl4 में घुल जाएगी, तो ब्रोमीन नॉन पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, तो ब्रोमीन CCl4 में घुल के और ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनाती, क्योंकि ब्रोमीन खुद ही ब्राउन है, रेडिश ब्राउन। तो हम कहेंगे ओके, बात तो सीधी सी है, पोलर पोलर सॉल्यूबल, नॉन पोलर सॉल्यूबल, लेकिन एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर, तो फिर हम कहेंगे रहने दो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। क्लियर, सिंपल। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे? तो देखो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है ना भाई, गैस की होती तो एक जनरल कॉन्सेप्ट से आंसर दे देते। अब देखो जनरली आप ऐसा कह सकते हो भाई गर्म पानी में चीज़ें ज़्यादा घुलती और ठंडे पानी में कम घुलती, लेकिन ये जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो डेली लाइफ पे बेस्ड है। भाई डेली लाइफ में हम देखते हो भाई शुगर घोल दो, सॉल्ट घोल दो, है ना, घर में जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो आप घोल के देखते हो तो आपका सिस्टम सही है। लेकिन अब मैं तुमने देखा होगा कि पानी में चूना घोल दो, है ना, पहले आजकल तो चलो काफ़ी अच्छे अच्छे पेंट्स है, पुराने टाइम में क्या होता था, जो पेंट होता था ना वो चूने को पानी में घोल के एक पर्टिकुलर कलर मिला के और वार्निश कर देते थे, वाइट वॉश जिसे कहते थे। तो वो जो चूना लाइम उसको जैसे ही पानी में घोलते हैं बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है, या आजकल अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि मान लो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि एसिड को डाइल्यूट करना है, नाम तो सुना है तुमने कि भाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मान लो मैंने तुम्हें कहा कि बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ, सल्फ्यूरिक एसिड इतना है पानी मिला दो, तो तुम कहोगे ठीक है डाइल्यूट करना है, पानी मिलाना है, मिलाए। तो अगर तुमने गलती से भी एसिड में पानी मिला दिया तो बहुत खतरनाक होने वाला है बच्चों। ये इतनी हीट छोड़ता है कि अगर आपने ऊपर से पानी मिलाया तो ब्लास्ट कर लोगे, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सीधा हीट जो है वो फेस पे आती। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एसिड को डाइल्यूट करोगे, तुमको ऐसी गलती नहीं करनी। एसिड को डाइल्यूट करना है ना तो वाटर लो और धीरे धीरे उसके अंदर क्या मिलाओ, एसिड मिलाओ। ध्यान रखना लैब में जब भी काम करेंगे, अगर आपका लैब असिस्टेंट काम कर रहा है, आपको काम करने का मौका मिलता है और आपसे कहा जाए कि बच्चों एसिड को डाइल्यूट करो, तो कभी भी पानी में एसिड नहीं मिलाएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू थियोरिटिकल नॉलेज। ठीक है, तुम कहोगे भाई एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्पेशली जिसे आप तेजाब बोल रहे हो, तो वो इतनी ज़्यादा हीट छोड़ता है कि हमारी बॉडी को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एसिड में पानी मिलाएं। करना है डाइल्यूट तो पानी ले लो काफ़ी सारा, जो भी आपका कंसंट्रेशन है कितने में कितना मिलाना है, उस पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या मिलाएंगे, एसिड। अब क्यों, तो भाई आपको मैंने बोला कि भाई हीट छोड़ता है, तो अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर सिस्टम हीट छोड़ता है तो एक्सोथर्मिक है ना। तो मैं कह रही हूँ मुझे चूने को पानी में घोलना है, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जब मैं चूना पानी में घोलूंगी तो बहुत सारी हीट निकलेगी, तो इतनी तो बुद्धि मैं लगाऊंगी कि पानी ठंडा रखूं, है ना, क्योंकि जो चीज़ वाटर में जाके जो चीज़ डिजॉल्व हो रही है और हीट रिलीज कर रही है, तो भाई वो खुद हीट रिलीज कर रहा है, तो मैं गर्म थोड़ा ना करूँगी। ली शटेलियर तो पढ़ा ही था आपने 11th क्लास में,
है ना। सिस्टम में इक्विलिब्रियम में जहाँ चेंजेस करोगे, इक्विलिब्रियम ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, ठीक है। और ली शैटेलर नहीं लगा ना, तो आप में खुद में भी दिमाग है कि जो चीज़ पानी में डिजोल्व करने पे हीट छोड़ती है उसको हम ठंडा करेंगे, गर्म थोड़ा ना करेंगे, है ना। तो बच्चों यही चीज़ ये आपको साइंटिफिकली समझा रहा है कि भाई अगर ऐसा कोई सॉलिड सब्सटेंस है, लाइक चूना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, उसको भी पानी में डाल दोगे ना तो एकदम गर्म हो जाएगा टेस्ट ट्यूब नीचे से, है ना। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको क्या करें कि हम वाटर ले लेते हैं, तो वाटर में डिजोल्व करें और खूब हीट निकलती है, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर कम रख लो, उसमें क्या। और कोई ऐसा है जो ठंडे पानी में घुलता ही नहीं, मतलब ठंडे पानी में नहीं घुल रहा है, हीट और या फिर नॉर्मल पानी में घोलते तो वो नीचे से ठंडा हो जाता है सिस्टम, ठीक है। जैसे ना तुमने देखा होगा कि जो नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, बर्फ़ को हाथ पे रखते हो ना, तो बर्फ़ को हाथ पे रखते ही तुम्हें क्या लगता है, अगर एकदम कूल होता है, एकदम ठंडा ठंडा लगता है, तो बर्फ़ क्या कर रहा है, सॉलिड स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए तो उसको तो पिघलना है, ठीक है। अब हाथ पे रख दिया तो बच्चों आपके हाथ की जो हीट है वो खुद ले लेती और जल्दी जल्दी पिघलती, है ना। तो वो तो पिघलने के लिए आपके हाथ से हीट ले रही, तो बच्चों आपके हाथ से हीट लिया, दैट्स व्हाई आपको कोल्ड फील हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग है ना विक्स खाते हो, मेंटोस की गोली खाते हो, तो जैसे ही आप खाते हो आपको लगता है वो एकदम ठंडा 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 ठंडा, कुछ नहीं है, वो चीज़ घुलने के लिए हमारे माउथ के अंदर जो हीट है ना उसको ले रही। तो अगर मैं किसी चीज़ से हीट खींच लूँगी तो वो चीज़ कोल्ड हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल रहना है, सिस्टम की हीट बाहर गई तो सिस्टम ठंडा हो गया, है ना। आपको लग रहा है AC ठंडा कर रहा है, तो AC क्या कर रहा है, आपके रूम की सारी हीट जो है वो बाहर ले जा रहा है। AC के बैक में जाके देखो कितनी गर्मी निकलती, तो वो हमारी सारी हीट बाहर ले जा रहा है, तो रूम ठंडा हो जाता है। तो वो मज़ा आ गया, AC में ठंडा हो गया, है ना। तो समझे बात कि कोल्ड ले लो, हीट ले लो तो कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको मैं घोल दूँ सॉल्वेंट में, व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब घोलने के बाद बहुत सारी हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक है, तो फिर लो टेम्परेचर चाहिए सॉल्युबिलिटी के लिए, है ना। तो बस इस बात को तुम्हें क्या करना है, इस बात को तुम्हें लैंग्वेज में लिखना है ना। तो तुम लिखोगे सम सब्सटेंसेस लाइक, कौन से थे, तो मैंने कहा था बच्चों चूना ले लो, NaOH ले लो, ठीक है। तो सम सब्सटेंसेस लाइक, तो बच्चों आप ले सकते हैं NaOH ले लो, कैल्शियम एसिटेट ले लो, लाइम ले लो, कैल्शियम एसिटेट एटसेट्रा, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, भाई इजीली अवेलेबल है, और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। बच्चों को लगता है पानी क्यों लेते हो, लैब मिनरल से आ जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा जो डिसोल्यूशन पावर है ना वो वाटर का है, ठीक है। डिसोल्यूशन पावर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से निकालते हैं, फिजिक्स वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, है ना, डिसोल्यूशन कैपेसिटी। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 82, ठीक है। ये जनरल नॉलेज है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो हर चीज़ हम पानी में इसलिए घोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी डिसोल्यूशन पावर मैक्सिमम है। तो भाई घुलने, अगर घुलता है तो उसमें घुल ही जाएगा, और इसमें नहीं घुल रहा तो टेंशन है, फिर आगे भी बड़ा मुश्किल से घुलेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो भाई कौन कौन सा सब्सटेंस है, तो मैंने ले लिया भाई कैल्शियम एसिटेट ले लो, NaOH ले लो, लिथियम सल्फेट भी ले सकते हो, है ना, व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ठीक है। स्पेशली वाटर की बात करें तो क्या होगा, तो हम कहेंगे व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट या वाटर देन दे लिबरेट्स एनर्जी, या हीट इज लिबरेटेड, हीट निकलती है, ठीक है। तो बच्चों हीट लिबरेटेड होती है, मतलब तो इतना सा है कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान हीट लिबरेट होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है, डेल्टा H लेस देन 0। भाई हीट निकली तो आप तो सिस्टम को स्टडी कर रहे हो ना, सिस्टम की हीट तो कम हो गई, कहाँ गई, बाहर चली गई, तो सिस्टम की हीट कम हो गई तो एक्सोथर्मिक डेल्टा H नेगेटिव कम होना 0 से कम हो जाएगी, ठीक है।
तो हम कहेंगे चलो भाई एक्सोथर्मिक है, हीट लिबरेट हुई। अब ठंडे पानी में क्यों घोलना है, क्योंकि हीट तो वो खुद छोड़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, फॉर सच रिएक्शंस, इस तरह के जो सब्सटेंस है जब इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे बच्चों, फॉर सच रिएक्शंस टेम्परेचर अगर बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन, तो भाई देन सॉल्युबिलिटी, तो हम कहेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। क्लियर, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, कुछ सोचना ही नहीं। ओके, तो मान लेते हैं भाई कि एक्सोथर्मिक में तो ऐसा हो गया। अब एंडोथर्मिक डिस्कस कर लो, तो उल्टा लिख दें क्या, है ना, कि भाई मैं ऐसा कोई सब्सटेंस ले लूँ, लाइक मैं NH4Cl ले लेती हूँ, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड को जब मैं डिसॉल्व करूँगी तो जैसे ही घोलोगे ना, सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा मतलब जिस दिन आप मेंटोस खाई तो एकदम ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि उसने हीट खींच ली। तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा मतलब जितना भी नॉर्मल टेम्परेचर था ना, उसने वो हीट भी खींच ली नॉर्मल टेम्परेचर वाली। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको हीट चाहिए, और जो चाहिए वो दे दो अगर आप काम करना चाहते हो तो हम कहेंगे ओके। ली शटेलियर भी यही कह रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे आप सम सब्सटेंसेस लाइक, कौन से सब्सटेंस होंगे, सम सब्सटेंसेस लाइक अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। ठीक है, NH4Cl या KCl ले लो, या AgNO3 ले लो, या NaNO3 ले लो। ठीक है, when dissolved in solvent, ठीक है, और सॉल्वेंट वाटर ले सकते हैं आप। तो बच्चों जैसे ही डिसॉल्व करेंगे होना क्या है, तो हम कहेंगे हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है भाई, मान लिया हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई। तो हीट एब्जॉर्ब मतलब समझे, रिएक्शन कौन सी है, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली बाहर गई तो एक्सो था, तो हीट अंदर आई ना सिस्टम की, तो एंडोथर्मिक। ठीक है, और बच्चों एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होना, तो सिस्टम को तो हीट मिली, तो ऑब्वियसली डेल्टा H पॉजिटिव, तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब 0 से ज़्यादा। ठीक है, तो भाई हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, मतलब उसको चाहिए तो दे दो, है ना, तो हम कहेंगे भाई इन सब्सटेंसेस के लिए या इस तरह की रिएक्शन के लिए, तो फॉर सच सब्सटेंसेस। ठीक है, रिएक्शन से बेटर है कि हम सब्सटेंसेस लिख दें, है ना, क्योंकि रिएक्शन तो हो ही नहीं। फॉर सच सब्सटेंसेस, ठीक है, क्या होगा, तो हम कहेंगे इस तरह के सब्सटेंस के लिए अगर बच्चों आपने टेम्परेचर बढ़ा दो, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, अपर एरो मतलब इंक्रीजेस, और सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीजेस। ठीक है, तो डिपेंड करता है भाई टेम्परेचर, है ना, तो जनरली हम नहीं कह सकते भाई गर्म पानी में चीज़ें घुल जाती, क्योंकि हम ऐसा जब बोल रहे हैं जब हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, बट प्रैक्टिकली तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सो और इट इज एंडो। जनरल कॉन्सेप्ट में हम मान सकते हैं कि भाई ठीक है, जनरली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती, लेकिन पर्टिकुलर सब्सटेंस आपको चेक करके आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों एक सॉल्ट होता है ग्लोबर सॉल्ट, उसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है बच्चों ग्लोबर सॉल्ट। अब ये क्या नई चीज़ है भाई, ग्लोबर सॉल्ट। तो बच्चों ग्लोबर सॉल्ट होता है Ne2SO4 डॉट 10H2। ठीक है, नाम बताओ Na2SO4, तो तुम कहोगे भाई Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, और 10H2O मतलब डेकाहाइड्रेट। इसके लिए तो इसको जब पानी में घोलते, देखो वाटर तो है ही, वाटर लविंग है, 3-10 क्रिस्टलाइजेशन वाटर बांध के बैठा है, तो जैसे जैसे पानी में घोलोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कब तक, तो तुम बताओगे 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड।
इस टेम्परेचर तक सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, उसके बाद गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो एक बार लिखते हैं कि भाई ग्लोबल सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस अप टू, कब तक बढ़ेगी? तो बच्चों आप बताएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस अप टू 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक तो बढ़नी है, इसके बाद तो तुम बताओगे भाई इसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। तो भाई हमने तो पढ़ा था एक्सो तो लो टेम्परेचर रखना है, एंडो तो हाई रखना है। अब ये नया एग्जाम्पल है। तो 32.4 32.4 तक तो बढ़ेगी, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे आफ्टर दैट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? तो भाई इसके बाद है ना ये खुद अपने वाटर मॉलिक्यूल छोड़ता जाता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल ही छोड़ देगा तो फिर बात ही खत्म, पानी में घुलेगा कैसे? तो बिकॉज सॉल्ट बिकम्स, वाटर छोड़ देगा तो हम कहेंगे एनहाइड्रस हो जाएगा। तो बच्चों सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन वाटर को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो सॉल्ट सेपरेट्स क्रिस्टलाइजेशन वाटर, ठीक है, .10H2 को छोड़ देगा। तो सॉल्ट सेपरेट्स क्रिस्टलाइजेशन वाटर एंड बिकम्स, क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये एनहाइड्रस हो जाएगा, बिना पानी वाला, ठीक है। एनहाइड्रस समझते हो ना? तो भाई 10 वाटर जोड़ रखे, अगर तुमने ऐसा लिखा है Ne2SO4.10H2 तो तुमने 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ रखे, तो डेकाहाइड्रेट हाइड्रेटेड फॉर्म है, और ये हटा दो तो एनहाइड्रस हो जाएगा। ओनली Na2SO4 लिख दो तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा, बस क्लियर। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का। तो बच्चों यहाँ तक तुम्हारा क्लियर कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो हम कहेंगे ठीक है, एक नेचर हो गया सॉलिड का चाहे सॉल्वेंट का, और दूसरा टेम्परेचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। अब आपको क्या करना है बच्चों, गैस को डिसॉल्व करना है और लिक्विड में डिसॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब कोल्ड ड्रिंक मान लो, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, लिक्विड तो होता ही है ना, और गैस घुली हुई होती, ठीक है। तो अब आपको देखते हैं कोल्ड ड्रिंक बनाई कैसे, मतलब बनाई क्या, मिलाया तो गैस को या वाटर के अंदर अदर कंटेंट्स के साथ, लेकिन कैसे, है ना, कितनी, मतलब हमने एक गैस घोलनी है, किस टेम्परेचर पे घोलनी है, किस प्रेशर पे घोलनी है, कौन सी गैस किस में घुल सकती है, मतलब सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अप्लाई हो जाएंगे कोल्ड ड्रिंक पे, ठीक है। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, solubility of gases in liquids is expressed by Bunsen absorption coefficient, ठीक है। तो solubility of gas liquid में हम एक्सप्रेस करेंगे Bunsen absorption coefficient, ठीक है। अब बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, तो बच्चों हम कहेंगे कि मान लो तुम्हारे को क्या करना है, एक लिक्विड लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको गैस तो लिक्विड में घोलनी है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, आपको एक लिक्विड लेना है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर पहले से ही कांस्टेंट कर दो, क्योंकि ठंडा पानी गर्म पानी तो आंसर अलग अलग आ जाता है। तो हम कहेंगे लिक्विड ले लो और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और प्रेशर जो है वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं, भाई ढक्कन तो हमने एयर के प्रेशर पे बंद किया, उस पर ही देख लेंगे सॉल्युबिलिटी क्या, ठीक है। तो तुम ले लो एक लिक्विड, टेम्परेचर रखो कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर तो हम कहेंगे भाई 1 atm का प्रेशर ले लो, है ना। अब बताना क्या है,
तो अब यही तो बताना है कितनी गैस घुलेगी। ठीक है, तो गैस कितनी घुलेगी, तो मैं कह दूं अमाउंट ऑफ गैस क्या होनी चाहिए, डिजॉल्व होनी चाहिए। तो कितना लिक्विड लिया ये तो तुमने बताया नहीं, तो हम कहेंगे भाई एक एक ड्रॉप में चेक कर लेंगे ना। 1 ml लिक्विड देख लो उसमें कितनी घुल रही है, पूरे के पूरे को क्यों चेक करें, एक ड्रॉप निकाल के उसमें हमें ना 1 मिलीलीटर ले लेंगे, 1 मिलीलीटर चेक कर लेंगे भाई 1 मिलीलीटर में कितनी आई, 0.1 ग्राम आई, 1 मिलीग्राम आई, 0.01 मिलीग्राम आई, कुछ तो होगा, घुलेगी तो सही है ना। तो हम कहेंगे ओके, लीस्ट होगी या मैक्सिमम होगी बट होगी सॉल्यूबल, तो हम कहेंगे ओके। तो भाई अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व किसमें, 1 ml सॉल्वेंट, कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर, वही तो सॉल्युबिलिटी है। और वही क्या है, बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट समझ में आया। सिर्फ इसी डायग्राम को बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। क्या, तो मैं कहूँगी भाई एक ड्रॉप निकाल दो लिक्विड की, मतलब 1 ml सॉल्वेंट, 1 ml सॉल्वेंट की बात कर रहे, ठीक है। इसमें गैस कितनी डिजॉल्व हुई, तो गैस का वॉल्यूम ले लो, चलो भाई 1 ml में 1 ml घुल गई, 1/2 ml घुल गई, 0.1 ml घुली, 0.01 ml घुली, चाहे अमाउंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, तो 1 ml सॉल्वेंट में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व है, दैट इज बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो बस इसका आपको डेफिनेशन लिखना है, इसको डिफाइन करना है। तो आप बताएंगे भाई बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज, क्या बताना है, तो हम कहेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस किसके अंदर, तो 1 ml सॉल्वेंट लिया ना आपने, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम है ना उसको मिलीलीटर में ले लो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर डिजॉल्व्ड इन 1 ml सॉल्वेंट, ठीक है, 1 ml सॉल्वेंट, कब, तो हम कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और प्रेशर कितना, तो हम कहेंगे 1 atm, है ना, एंड 1 atm प्रेशर, ठीक है। वो चीज़ क्या है, तो हम कहेंगे वही तो है बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्लियर, व्हाट इज बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो हम कहेंगे भाई बंसन नाम है ना, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो एब्जॉर्ब मतलब गैस एब्जॉर्ब हो रही है, किसके थ्रू, लिक्विड के थ्रू। लिक्विड क्या कर रहा है, गैस को सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। कब, तो मैं कहूँगी भी दिया गया जो भी आपका टेम्परेचर है, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर, कितना लिक्विड, तो भाई एक ड्रॉप में निकाल दो, 1 ml में निकाल दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 ml सॉल्वेंट के अंदर गैस का कितना वॉल्यूम डिजॉल्व है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर, तो उसे बोल देंगे बच्चों बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ओके, अब बच्चों आपको ये बताना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और उसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई आप एक्सप्लेन करो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू solubility of gas in liquid, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू solubility of gas in liquid, गैस को घोलना है लिक्विड में, किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज नेचर ऑफ गैस। अब नेचर ऑफ गैस कैसे, तो बच्चों तुम खुद सोचो कि भाई पानी में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, अमोनिया, CO2, SO2 सब बराबर घुलेंगी क्या, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, हर चीज़ की अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। भाई पानी में ऑक्सीजन हम देखते बहुत कम, लीस्ट अमाउंट में, CO2 तो कोल्ड ड्रिंक पीते ही है, काफ़ी घुल जाती है। तो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि भाई CO2 जो है बच्चों वो पानी से रिएक्ट कर जाती, ध्यान से देखो, CO2 वाटर से रिएक्ट करेगी
और बनाएगी H2CO3। क्या है ये? तो ये है कार्बोनिक एसिड। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये तो रिएक्ट कर रही। अगर मैं कहूँ SO2 तो तुम कहोगे SO2 वाटर से रिएक्ट कर जाती है और ये बनाती है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। हम कहेंगे ओके भाई, ये भी घुल जाएगी। रिएक्ट कर रही है तो भाई रिएक्ट करना मतलब मिक्स होना, मिक्स होके कोई नई चीज़ बना रहे हो। तो हम कहेंगे ठीक है। SO3 ये भी वाटर सॉल्यूबल है और ये वाटर में डिजॉल्व होके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाई। ठीक है, हालांकि हम ये रिएक्शन करेंगे नहीं, एक्सप्लोड कर जाती है बच्चों। आइडिया हमको हर चीज़ का होना चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है एक्सप्लोजिव है बट रिएक्शन है, मतलब घुल तो रही है ना। तो हम कहेंगे हाँ घुल तो रही। अमोनिया, तो बच्चों अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो तुम कहोगे भाई ये तो नया कंपाउंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब तो ये सारी वाटर से रिएक्ट कर रही है, मतलब घुल रही है ना। सोचना ही क्या है ना। ऑल दीज गैसेज रिएक्ट विद सॉल्वेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो फिर भाई आप जब रिएक्ट ही कर रहे हो, आप मिक्स हो रहे हो तो सॉल्यूबल तो है ही। तो सीधी सी बात है नेचर ऑफ गैस। तो मैं कह दूं ऑल गैसेज विच रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट से क्या कर लेती हैं, रिएक्ट कर लेती है। भाई कुछ नया ही बना रहे हो आप तो, अब तो गैस हो ही नहीं, कुछ नया आ गया। तो हम कहेंगे नया ही आ गया, एक्चुअली CO2 बोला था कि कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, तो जो भी गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर लेती है बच्चों, रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट, ठीक है वो, तो तुमको वो बहुत घुलेगी। ठीक है, आर रेडिली सॉल्यूबल। ठीक है, तो भाई ऐसी गैसेस जो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको घुलने के लिए कोई हेल्प नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएंगी? तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में घुल जाएंगी। तो ठीक है भाई, सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, अब कुछ गैसेस ऐसी भी तो है, इनका एग्जाम्पल तो हम कहेंगे ये रहते सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल डाल लेते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लो, अमोनिया ले लो, CO2 ले लो, SO2 ले लो, SO3 ले लो। इनकी सॉल्युबिलिटी की तो बात ही मत करो, बहुत ज़्यादा घुल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ और बात करें तो हम कहेंगे ऐसी गैस ले लो भाई, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो। तो हम कहेंगे ये कहाँ से रिएक्ट करने वाली? ठीक है, तो लिख दो इस बात को। तो हम कहेंगे एटसेट्रा डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, स्पेशली वाटर से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। तो बच्चों अब तो हम कहेंगे लीस्ट सॉल्यूबल। ठीक है, तो अगर रिएक्शन कर लेते हो तो ज़्यादा घुल जाएगा, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कम घुलेगा। हमें तो सिर्फ बताना है, डिस्कस करना है कि भाई नेचर ऑफ गैस का सॉल्युबिलिटी पे क्या अफेक्ट है। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों, आगे हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में कंडीशंस आई, तो जब हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल एक चीज़ हमारी हेनरी लॉ से मैच हो जाएगी कि ऐसी कोई भी गैस, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, ऐसी कोई भी गैस जो वाटर में रिएक्ट कर रही है। अब वो गैस नहीं रही, देखो CO2 थी ये बदल गया, SO2 थी बदल गया, SO3 था तब भी बदल गया, अमोनिया थी तब भी, मॉलिक्यूलर स्टेट ही बच्चों चेंज हो गई। तो अगर गैस की मॉलिक्यूलर स्टेट ही सॉल्वेंट में चेंज हो गई तो उन पे हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब हेनरी लॉ क्या है, क्यों नहीं काम करता है, वो तो बात की बात है। फिलहाल आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, भले आपने हेनरी लॉ नहीं पढ़ा लेकिन आपको इतना तो पता चल गया कि अच्छा भाई CO2 वाटर में घोलनी है तो हेनरी लॉ काम नहीं करेगा, SO2 प्लस वाटर वाले कॉम्बिनेशन पे हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। थोड़ी देर में आएगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या बच्चों? नेचर ऑफ गैस, सिंपल सिंपल बातें लिखनी है आपको। लिखना है कि भाई ऐसी गैस जो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर लेती है ज़्यादा घुलती है, ऐसी गैस जो सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करती है कम घुलती है। एग्जाम्पल दोनों कैटेगरी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट
तो बच्चों नेक्स्ट है आपका गैस की नेचर के बाद में सॉल्वेंट की नेचर। क्या आप हर गैस को वाटर में ही घोलना चाहोगे? बेंजीन में घोलोगे, CCl4 में घोलोगे, कहाँ घोलोगे? ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ सेकंड बात भी सही है कि भाई आप गैस को कहाँ डिसॉल्व करना चाहते हो। तो सेकंड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भाई, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें क्या डिस्कस करना है? तो हम कहेंगे सॉल्वेंट, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड फॉलोज द कॉन्सेप्ट, पढ़ा है आपने, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, तो बस वही चीज लिख दो कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, solubility of gas in liquid follows the concept, follows the criteria। कौन सा क्राइटेरिया? तो हम कहेंगे like dissolves in like। ठीक है, like dissolves in like मतलब तो बच्चों हमारी डेली लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है, like dissolves in like, है ना। क्लास में क्या होता है, गर्ल्स पास में बैठ जाती है कि हाँ चलो, बॉयज़ पास में बैठ जाते हैं, या होशियार बच्चा सोचता है कि मैं होशियार वाले के पास बैठ जाऊँ तो थोड़ी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जिसको मस्ती करनी होती है फिर वो अपने जैसा मस्तीखोर ढूंढता है, एकदम साइलेंट नहीं ढूंढता है कि साइलेंट इसके पास बैठो नहीं फंस जाऊंगा, है ना। मस्तीखोर बच्चा मस्तीखोर को ढूंढता है। ठीक है, जिसको सिंगर है तो वो क्या करता है, अपने जैसा ढूंढता है, या तो सिंगिंग करता हो या अच्छा लिसनर हो, सुनता हो, ऑब्जर्वर अच्छा हो, उसकी बात सुन ले तो वो उसको। तो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, हम अपने जैसे लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो गैस भी तो यही करेगी, है ना। मतलब तो बच्चों तुम कहोगे गैस पोलर, सॉल्वेंट पोलर, तो घोल दो। पोलर गैस, पोलर सॉल्वेंट, तो घुलेगा, फिर तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो हम कहेंगे कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा था, सॉलिड में भी यही था। तो पोलर गैस, पोलर सॉल्वेंट, सॉल्यूबल, कोई एग्जाम्पल देके बताओ। तो बच्चों हम कहेंगे पोलर गैस में एग्जाम्पल ले लो HCl, पोलर गैस है। पोलर सॉल्वेंट आप ले लो वाटर, तो आप देखोगे HCl पानी में बहुत बढ़िया तरीके से घुल जाएगी, उल्टा आयोनाइज्ड भी हो जाएगी। ठीक है ना। डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा था ना, H+Cl-, तो हम कहेंगे यार डाइपोल इंटरेक्शन तो पढ़ा ही था ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आराम से घुल जाते डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू। अब नॉन पोलर गैस, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो बच्चों नॉन पोलर गैस को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट मिलेगा तब भी नहीं सोचेगी, वो घुल जाएगी कि भाई चलो अपने जैसा मिला, है ना। होशियार को होशियार मिला, ठीक है, कमजोर को कमजोर मिला तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सॉल्यूबल, तो हमें यहाँ लिखना है सॉल्यूबल। फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बताया था ब्रोमीन जो है नॉन पोलर हो गया, Br सिंगल बॉन्ड Br, नॉन पोलर समझे ना, प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर मैं लिख रही हूँ Br2 तो तुम ये थोड़ा ना कहोगे प्लस कौन है और माइनस कौन है, सेम है, तो हम कहेंगे ठीक है जब प्लस माइनस नहीं होता तो नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो CCl4। तो बच्चों पोलर गैस पोलर में घुलती थी, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर में घुल जाएगी, यानी कि सॉल्यूबल। ठीक है, तो नॉन पोलर गैस नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाती है, तो हम कहेंगे ब्रोमीन इज सॉल्यूबल इन CCl4। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरा क्लियर। थर्ड फैक्टर क्या है बच्चों? तो थर्ड फैक्टर आपका है टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा गैस की सॉल्युबिलिटी को? तो बच्चों अगर जनरल बात करो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात नहीं करूँ, जनरली सारी गैसेज ही है ना, तो जनरली क्या होता है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो तुम खुद सोचो, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कह रही हूँ चलो कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियोगे? अगर तुम ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियोगे, एकदम कोल्ड ही बोल रहे हो, ठंडी पियोगे तो मज़ा आएगा, और गर्म पियोगे तो तुमको रहने दो, क्यों पिलाई, एहसान कर दिया, कोई काम की नहीं है, है ना। तो
वैसे भी मान लो अपन बातें कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, फटाफट पी ली कोल्ड ड्रिंक, गर्म हो जाएगी। तो गर्म हो जाएगी मतलब गर्म करनी नहीं है, क्यों, है तो वही चीज़। अगर मैं गर्मा गर्म कोल्ड ड्रिंक रख दूँ तुम्हारे सामने तो तुम क्या कहोगे, लो गैस तो निकल गई। सोडा वाटर होता है, गर्मा गर्म रखते तो हम क्या कहते हैं, गैस निकल गई, अब तो काम का ही नहीं। ठंडा करो, है ना, गैस निकली नहीं, ढक्कन बंद है, तब भी बच्चों वो उसमें सॉल्यूबल नहीं है। आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल देखा हो, सोडा वाटर का बॉटल देखा हो, तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, थोड़ा खाली होता है, क्योंकि गैस डिजॉल्व भी हो रही है। टेम्परेचर तो आप वेरी करते हो, कभी बिल्कुल ठंडा रख देते हो, फ्रीजर में रख देते हो, कभी नॉर्मल टेम्परेचर पे, कभी ऐसे ही धूप में रख दी, है ना। तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम ज़्यादा होती रहती। तो गैस को जगह तो दोगे, अगर फुल भर दोगे और गर्म हो गई तो बच्चों वो ब्लास्ट कर जाएगी, मतलब फट जाएगी बॉटल, ठीक है। तो हम कहेंगे उसको बस्ट नहीं होने देना है, तो हम थोड़ा स्पेस रखते हैं, ठीक है। तुमने गर्मियों के टाइम में देखा होगा, आसपास जो ठेले वगैरह होते तो वहाँ पे सोडा वाटर की जो बॉटल है ना, वो बिल्कुल क्या हो जाती, कांच की जो बॉटल होती है वो थोड़ी सी बस्ट हो जाती है ना। बहुत बार ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि वो नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, भाई बाहर से कोई मशीन तो है नहीं, वो खुद ही गैस भर देते। तो गैस भरते तो आइडिया से भरते हैं, भाई इतना लिक्विड तो इतनी गैस, तो कभी कम ज़्यादा हो जाती। अब अगर वो थोड़ी ज़्यादा हो गई और गर्मी भी ज़्यादा हो गई तो टेम्परेचर बढ़ते ही गैस फैलेगी कि हमें तो बाहर जाना है, मुक्त करो, आज़ादी दो, तो फिर वो बस्ट हो जाएगा। क्लियर। सिलेंडर कैसे फटता है, ऐसे ही तो फटता है ना। टेम्परेचर बढ़ते ही बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगी तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आपने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गर्मियों में गैसेस ज़्यादा फैलती है ना, सर्दियों में इतना मूवमेंट नहीं होता है। तो हम कहेंगे ओके, तो जो पढ़ा है वो लिख लेते हैं। तो बच्चों ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो हम कहेंगे बढ़ा दो, आपको टेम्परेचर बढ़ाने का शौक आ रहा है, बढ़ाओ। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे ही तुमने बच्चों टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी गैस की बढ़ जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब मतलब तुम कह रहे हो गैस को एनर्जी मिल गई, तो बच्चों गैस तो वैसे ही शांत नहीं बैठती थी, तो जो शांत नहीं बैठता उसको तुमने एनर्जी दे दी तो जाएगा, उड़ेगा। गैस की नेचर स्केप करने की है, न कि सेटल डाउन होने की है। तो हम कहेंगे बिल्कुल स्केप करेगी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो आप बताएंगे गैस स्केप्स फ्रॉम द सॉल्वेंट, उड़ जाएगी ना सॉल्वेंट को छोड़ के। तो गैस स्केप्स फ्रॉम सॉल्वेंट। और क्या होगा, तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो जनरल कॉन्सेप्ट ही लिखना है हमें, एक्सो एंडो के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है। तो हम कहेंगे हाँ नॉर्मली तो भाई ऐसा ही होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जनरली जितनी भी गैसेस होती हैं वो जब भी पानी में घुलती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो ठीक है, बहुत कम आपको मिलेंगी, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो उनका शायद चांस बनता है कि वो एंडोथर्मिक हो, क्योंकि वो तो वैसे ही नहीं घुलती। ठीक है, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़े, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम मिलेगा, मोस्टली यही केसेस है। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो टेम्परेचर भी क्लियर हुआ। एक और फैक्टर है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस। अब ये क्या चीज़ आई भाई, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस। तो फॉरेन पार्टिकल्स मतलब इम्प्योरिटी मान लो, तो हम कहेंगे ठीक है फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन पार्टिकल्स, या आप बात करना चाह रहे हैं इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो अब तुम दिमाग लगाओ कि भाई गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को इम्प्योरिटी कैसे अफेक्ट करेगी। तो हम कहेंगे बिल्कुल, मान लो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पानी में शुगर घोल दो, तो तुम कह रहे हो अच्छे से घुल रही है, बढ़िया घुल रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काफ़ी घुल गई। लेकिन मैं कहूँगी नहीं, इस पानी में पहले से ही है ना नमक घुला हुआ, बहुत सारा नमक घुला हुआ, तुम घोलो। तो तुम कहोगे ये क्या बात हुई, पहले से जब आपने घोल दिया तो उसकी कैपेसिटी नहीं है इस चीज़ को इतना ज़्यादा डिज़ोल्व करने की। फ्रेश वाटर में बहुत ज़्यादा घुल रही थी, लेकिन ऑलरेडी कुछ डिज़ोल्व है तो परेशानी आनी ही है। तो हम कहेंगे बिल्कुल, बस यही चीज़ तो अप्लाई कर दो, है ना, कि अगर पहले से कुछ प्रेजेंट है, फॉरेन पार्टिकल है, इम्प्योरिटी है, तो फिर सॉल्युबिलिटी घटनी है, क्योंकि पानी का, लिक्विड का, सॉल्वेंट का बहुत सारा हिस्सा उस इम्प्योरिटी को घोलने में यूज़ हो चुका है। भाई वाटर मॉलिक्यूल तो यूज़ हो गए ना, इसको घोलना है, इसको घोलना है, इसको घोलना है। अब आप नई चीज़ ला रहे हो, ये काम की है, तो
जो काम की नहीं थी उसको क्यों दिया? ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या ध्यान रखेंगे कि भाई प्रेजेंस इनकी, किसकी? तो हम कहेंगे प्रेजेंस इम्प्योरिटीज की, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज या फॉरेन सब्सटेंसेस क्या करते हैं बच्चों? तो फॉरेन पार्टिकल्स की प्रेजेंस डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है भाई, डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को क्या कर देंगे बच्चों? कम कर देंगे। ठीक है, तो ये भी फैक्टर क्लियर हो गया। अब लास्ट फैक्टर आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब हेनरीज लॉ। तो बच्चों पूरा हेनरी लॉ को डाल्टन लॉ के साथ कंबाइन करके एक और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हेनरी लॉ की कंडीशंस, हेनरी लॉ का ग्राफ, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। तो तुम समझ गए, काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसके लिए समय चाहिए। समय मेरे हिसाब से आज की क्लास का 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सारा जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी हेनरी लॉ को हम डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली क्लास में। तब तक क्या करेंगे? तब तक इसको पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। बच्चों नोट्स जो है ना वो आपका मुख्य हथियार है। अगर युद्ध के मैदान में जाना है, एग्ज़ाम फाइट करने जाना है, तो बेस्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। जो भी टीचर से आप पढ़ते हो, जो भी वो लिखवाता है, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, जो भी गाइड करते हो, जो भी शीट्स है, उनसे प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, जो भी मैंने लिखा है अब आपको समझ में तो आ गया है ना, इनको आप प्रॉपर तरीके से लिखो, नोट्स बनाओ। वो नोट्स बार बार पढ़ो। फिर लग रहा है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नोट्स तो बोल नहीं रहे, मैडम तो बोलती है, एक्सप्लेन करती है, एग्जाम्पल देती है, वो एग्जाम्पल तो नहीं है ना, डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल तो नहीं है, तो इट्स ओके। तो आप वापस वीडियो देख लो। ठीक है, तो नोट्स आपके पास बेस्ट होने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देंगे, अच्छा सा कमेंट कर देंगे, फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मुझे बोलने की ज़रूरत थोड़ा ना है, उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय द ऑनलाइन स्टडी।